अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी ज़ादी में अनकही चाहते हैं किस नंबर 12। तो चले कहानी शुरू करते हैं। वो आयशा के घर पहुंचे तो मोना ने फौरन आगे बढ़कर पहल बजाई। अस्सलाम वालेकुम। बाहर कोई लड़का निकला था। मोना इसे देखकर पीछे हट गई। वो आयशा और इनकी वालिदा का दरवाजे पर आना एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो जब भी आई थी वो दोनों घर मौजूद होती थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हसन साहब आगे बढ़े। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आएँ प्लीज़। वो पीछे हट गया तो सब अंदर चले गए। आयशा का घर छोटा सा था, लेकिन इनके दिल बड़े थे। आ बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाता हूँ। अरमान इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चला गया। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर बाद एक कमज़ोर सी खातून अंदर दाखिल हुई। वहाँ मौजूद तमाम अफराद मंजमंद हो गए, सवाए मोना और अरमान के, जो इन रिश्तों की उलझनों से लाइल्म थे। मेरी बच्ची, मेरी सोनिया। दादू की आवाज़ ने सकते को तोड़ा था। वो फौरन उठकर आयशा की वालिदा के गले लग गई और मोना और अरमान हैरान खड़े थे। अम्मा जान, कैसी हैं आप? आंसू ज़ारो कतार इनकी आंखों से जारी थे। कहाँ चली गई थी गुड़िया? कितना ढूंढा है तुम्हें? हसनैन साहब ने आगे बढ़कर इन्हें सीने से लगाया था। भाईजान, आपको क्या हुआ है? आप इस चेयर पर क्यों हैं? आंखों में आंसू लिए हुसैन साहब की तरफ बढ़ी थी। अपनी बहन को देख लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने बहन के सर पर बोसा दिया था। भाईजान, वो हसन साहब की तरफ बढ़ी थी। बस ठीक है, उन्होंने रोक दिया। चले अम्मा जान यहाँ से, हमें इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। वो गुस्से से बोले थे। क्या कह रहे हो हसन अहमद? वो दुखी हुई थी। ठीक कह रहा हूँ अम्मा जान, जिसने अपनी ख्वाहिश की खातिर हमें जिंदा दरगोर कर दिया था, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं बनाना। मोना परेशानी से हर किसी को देख रही थी। सब कुछ समझ से बाहर था। लेकिन भाईजान, सोनिया बेगम ने बोलना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसने इससे ताल्लुक़ रखना हुआ उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। वह कतई अंदाज में कहते हुए बाहर निकल गए और सोनिया बेगम फूट फूट कर रोने लगी। चुप करो बेटा, वो गुस्से का तेज़ है और जज्बाती है। ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अम्मा जान ने तसल्ली दी। मोना ने एड्रेस सेंड किया तो आजिब भी वहाँ पहुँच गया था। मोना ताई जान के पीछे गई थी। सब अभी अंदर ही बैठे थे। आजिब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें आजिब को देख कर और ज़्यादा गुस्सा आया था। वो बाबा जान, मैं मोना को डॉक्टर के पास ले जाने। आजिब इन्हें गुस्से में देखकर हड़बड़ा गया। आजिब भाई, आप ताया जान को घर लेके जाएं, मैं बाद में चली जाऊंगी। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। वो सड़क की तरफ बढ़ गए। आजिब इशारे से पूछा, क्या हुआ है? मोना ने पता नहीं का इशारा किया। आप प्लीज़ ताया जान के साथ रहें, और वो अंदर चली गई। आजिब हसन साहब के पीछे चला गया। बाबा जान, आंटी का आपसे क्या ताल्लुक़ है? अंदर सब खामोश बैठे थे, तो वो खामोशी से हुसैन साहब के साथ टिक गई और इन्हीं से पूछा। हसनैन साहब ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सोनिया हमारी छोटी बहन और आपकी सगी फूफो हैं। बाबा जान इनकी शादी अपने भांजे से करना चाहते थे, लेकिन इनसे कुछ गलतियां हुई तो बाबा जान की ज़ुबान का पास ना रहा। उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। मैंने और हसनैन ने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना लिखा था। उन्होंने बड़े ढके छुपे अल्फाज में समझाया था और वो समझ भी गई थी। वही नहीं, आयशा और अरमान भी समझ गए थे, जो बिल्कुल खामोश बैठे अपनी माँ को आंसू बहाता देख रहे थे। अली की तरह सोनिया, हसनैन साहब को जैसे अचानक याद आया था, जैसे वो भूल गए थे कि आयशा के वालिद नहीं हैं और हमेशा से सुनते आए थे। भाईजान, वो तो हमारी शादी के तीसरे साल ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने रोते रोते जवाब दिया। क्यों रोती हो? अम्मा जान को अपनी इकलौती बेटी की रोने से तकलीफ़ हो रही थी। अम्मा जान, भाईजान मुझसे अभी तक नाराज़ हैं। मैं अपने किए की सज़ा पा चुकी हूँ। अली के बगैर इन दोनों को मैंने किस तरह पाला है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये इन दोनों की काबिलियत थी कि आयशा मेरिट पर मेडिकल कर रही थी और अरमान ने एयरफोर्स का हर टेस्ट क्लियर किया था। तुम क्यों फिक्र करती हो बेटा, हम भाई को समझाएंगे। और आयशा, मेरे बेटे की अमानत है तुम्हारे पास। हुसैन साहब ने तसल्ली दी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आयशु, तुम मेरी कज़न हो। मोना खुशी से चहकी थी। फिल वक्त के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये किस्त अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।